नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बोलते ना हुए। और इससे पहले 18 वीडियो आ चुकी हैं, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। सो मूल्यांकन करने के लिए आप भी इसे टिक कर सकते हैं 4 ऑप्शन में से एक को। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि एक और अजगरी लखी एक और मृगराय, विकट बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक और अजगर है और दूसरी ओर मृगराय है। मृगराय मतलब शेर। तो इसमें कौन सा रस होगा? भयानक रस होगा ना। एक और आपके अजगर होगा तो एक और शेर होगा, तो इसमें भयानक रस होगा। भय की बातें की जा रही ना इसमें। तो ये जो डिटेल है इसको आप लोग देख सकते हैं आने वाली परीक्षाओं में। अब तो उसका स्क्रीनिंग का भी रिजल्ट आ चुका है लेक्चरर का। तो जो लेक्चरर में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है एलटी और लेक्चरर के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सोहत कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। तो इसमें कौन सा रस होगा? तो इसमें इसमें दिखाया जा रहा है छोटे बच्चे को, जिसमें कृष्ण सोहत कर नवनीत लिए, नवनीत मतलब होता है मक्खन, इसको लिए घुटनों से चल रहे हैं। तो इसमें वात्सल्य रस दिखाया जा रहा है। आंसर है इसका डी। और इसको देख सकते हैं आप लोग डिटेल इसको। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरि सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो इसमें किस रस की बात की जा रही है? इसमें मेरी बाधा हरो राधा नागर सोई, तो इसमें भक्ति की बात की जा रही ना। तो इसमें भक्ति रस होगा। आंसर है ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके बारे में जो डिटेल दिया गया है उसे आप अवश्य पढ़िएगा, जिससे आने वाली परीक्षा में आपको लाभ मिलेगा। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? देखिए, जो भारतीय वृत्ति होती है उसका संबंध होता है अद्भुत रस से। आंसर है इसका डी। अच्छा, इसमें क्या दिया गया है? थोड़ा सा इसमें डिटेल दी गई है। वैसे मेरे हिसाब से तो इसका आंसर डी होना चाहिए। इसमें कुछ दिया गया है कि भारतीय वृत्ति सामान्यतः अर्थ है। अच्छा, जो भी दिया गया है इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके डिटेल इसका दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छंद शास्त्र। अच्छा देखिए, छंद आ गया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है छंद, परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छंद शास्त्र के प्रणेता किसे कहा जाता है? तो पिंगल ऋषि थे, उनको छंद शास्त्र का प्रणेता कहा जाता है। और इसके बारे में जो डिटेल दिया गया है उसे आप लोग अवश्य पढ़िएगा। इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? तो इसमें से कौन सी थी? काव्य प्रकाश तो नहीं थी, रसिक प्रिया भी नहीं थी। तो छंद सूत्र पिंगल ने लिखी थी ना, छंद सूत्र, तो वही थी पहली पुस्तक। अच्छा, आगे भी थोड़ा सा और दिया गया है। अगला, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो अपभ्रंश का था कड़वक। अपभ्रंश का कौन सा छंद था? कड़वक। आंसर है ए। बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे देख सकते हैं जो डिटेल दिया गया है, जिससे आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत लाभ मिलने वाला है। तो इसे अवश्य देखिएगा, देख लीजिए कितना डिटेल दिया गया है, जिससे आपको परीक्षा में बहुत फायदा मिलेगा। मात्रा की दृष्टि से दोहे के ठीक विपरीत। देखिए, दोहे के ठीक विपरीत होता है सोरठा। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत सरल प्रश्न है मगर बहुत बार पूछा गया है। किस अर्धसम मात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 और सम पदों में 13-13 मात्राएं होती? 11-11 विषम पदों में। जैसे मान लीजिए ये है पूरा छंद ऐसे, तो ये है विषम, ये है सम। तो 11-11 इसमें होंगी, इसमें 13, इसमें 13। तो ये कौन सा सम छंद होगा? सोरठा। दोहे का उल्टा होता है ना, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोहा छंद का विपरीत देखिए कितनी बार पूछा गया है, सोरठा है ना। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहे का ठीक विपरीत कौन सा है? सोरठा है। सी है आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहे का विपरीत छंद है? देखिए कितनी बार पूछा गया है। दोहे का सोरठा है, तो इसमें से कोई नहीं होना चाहिए, डी आंसर। अब देखेंगे इसमें कौन सा छंद है, देख लेते हैं। जिहि सुमिरत सिद्धि होय। अब देख लेते हैं, लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें 11 आ गए विषम में। अगर इसमें भी 11 आ गए तो ये हो गया सोरठा। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 2 होगा ना, हौ 2 होगा, क्योंकि इसके आगे से एक
हुआ है ना, तो 11-11 हो गए दोनों में, तो कौन सा है? सोरठा है। आंसर इसका सोरठा होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, सोरठा। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13, तो ये रोला होता है। इसका आंसर रोला है, बहुत महत्वपूर्ण है। देख लीजिएगा, ये सोरठा जैसा ही दिखता है, रोला, मगर पूरी 24 मात्राएं होती हैं इसमें। रहीमन चुप है बैठिए देखी दिनन को फेर। अब इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। एक रॉ में हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो आगे 13 है। इसमें देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इसमें चौपाई है। दोहा का सोरठा, हाँ दोहा है, सॉरी दोहा है, दोहा का होता है ना 13, 11 दोहा। तो आप लोग ऐसे करके, आपको अगर निकालना आता है तो देख लेंगे आप। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा में पहले 13 आती हैं, फिर 11, फिर 13, फिर 11, तो ये क्या होगा? एक तो अर्ध सममात्रिक होगा। देखिए आधा सम है ना, ये सम है और ये सम है, तो अर्ध सममात्रिक छंद होगा। बहुत महत्वपूर्ण है, आंसर है इसका डी। मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद है, तो अर्ध सममात्रिक छंद पूछ रहा है हमसे, तो दोहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे पूछा जाता है प्रश्न। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हे को शूल। तो इसमें पहले देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 आगे से होगी, तो सीधे सीधे दोहा लगा लीजिएगा, क्योंकि 13 उसके बाद 11 होंगी दूसरे में। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं हैं, द्वितीय चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं, जैसे ना प्रथम में 12, फिर 7, फिर 12, फिर 7, तो ये किसमें होता है? बरवें में होता है। और बरवें को ना अवधि का निजी छंद भी कहा जाता है ना, बरवें को शायद। हाँ, आंसर है इसका बी, बरवें। ठीक है। किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 29 मात्राएं होती है? 12 और 7, तो बताया बरवें ना, डी है आंसर इसका। अवधि का निजी छंद, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, अवधि का निजी छंद है बरवें, बहुत महत्वपूर्ण है। अवधि का निजी छंद किसे कहा जाता है? बरवें। अब इसको जो डिटेल दिया गया है इसे अवश्य पढ़िएगा आप, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आपको लाभ पहुंचेगा। अवधि क्या कह रहा है? अवधि शिला का उस पर था, उर पर था गुरुभार। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये भी मेरे को लग रहा है 7 इसमें है, तो इसमें अगर 12 होगा तो यह बरवें होगा। देख लेते हैं 1 औ में, 2 बौ में, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ, तो ये बरवें छंद होना चाहिए इसका। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पढ़ सकते हैं आप। सी है आंसर। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है? कह रहा है, एक मिनट, थोड़ा सा इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं, अब देखेंगे। कह रहा है कि अराती सैन्य सिंधु में सुबाड़ वग्नि से चलो, प्रवीर हो जई बना बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इसमें क्या कह रहा है कि कौन से गण हैं? तो ऐसे होता है यमाता, माता, राजभा, भा नसलगा गा। अब देखेंगे औराती। अब औराती, तो मतलब इसमें जगण कैसे होगा? जौ से ज भानो, हाँ जगण हो सकता है इसमें पहले में, अराती ज भानो। और दूसरे में क्या होगा? सैन्य हो रहा है ना, तो दूसरे में यो माता रा जो भा, रा जो भा, हाँ, तो इसका आंसर पहला होना चाहिए, मुझे लग रहा है, यहाँ तक का है। ये मैंने पूरी तरीके से मिलाया नहीं है, इसका आंसर हाँ पहला ही है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? देखिए चौपाई ऐसे याद कर सकते हैं ना, जो आपका ये होती है चारपाई, तो इसे चौपाई कह सकते हैं आप। इसको स्क्वायर कर दीजिए तो कितना होगा? 16, 4 चक्को 16। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे देख सकते हैं।
चौपाई देखिए कितनी बार पूछा गया है, 16 मात्राएं। मंगल भवन, अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ, अजीर बिहारी, कितनी है इसमें देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो क्या होगा इसमें, चौपाई होगा, है ना। बी है आंसर इसका, बहुत बार पूछा गया मंगल करनी। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। 28 मात्राएं किस में होती हैं, हरि गीतिका में होती है 28 मात्राएं। गीतिका में 28 मात्राएं, हाँ हरि गीतिका में होती हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासती है। तो इसमें क्या कह रहा है कि उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निम्न में से कौन सा छंद है, कह रहा है ना। अच्छा, तो इसमें पहले देख लेते हैं कितना कितना है। 1 2, अरे भैया थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला, कोई नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 है इसमें। तो गीतिका है, हरि गीतिका है इसमें। तो 14 मात्राओं की यति से 28 मात्रा वाला मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद तो है। अब ए तो इसका आंसर हो सकता है, मगर और क्या लिखा हुआ है और भी देख लेते हैं ना। हाँ यही है आंसर इसमें, आंसर इसका ये होना चाहिए। हाँ देखिए गीतिका है ना। कौन सा वार्णिक छंद है, कह रहा ना, वार्णिक छंद। दोहा क्या है, मात्रिक छंद है। दोहा चौपाई मात्रिक छंद है, रोला मात्रिक छंद है। तो सवैया होना चाहिए वार्णिक छंद। ऐसे निकालते ना आसान से, पहले वो सब निकाल लीजिए जो आपको पता है। वार्णिक छंदों में किसका विचार होता है, किसका विचार होता है, वर्णों का होता है। तो और किसका होगा, वार्णिक छंदों में वर्णों का विचार होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे कि वार्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं। तो देख लीजिए 8 प्रकार के होते हैं गण, यमाता राजभा नसलगा। सी है आंसर ना। ऐसे करके गणों की संख्या 8 होती है। देखिए कितनी बार पूछा गया कौन सा वार्णिक छंद है। देखिए वार्णिक छंद पूछा है ना, तो सोठा, रोला, छप्पय ये मात्रिक छंद है। उपेंद्र वज्रा वार्णिक छंद है जिसमें 11 मात्राएं होती है ना। उपेंद्र वज्रा में, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा में मात्राएं 11 होती हैं। मैं राज्य की चाह नहीं करता हूँ। तो इसमें पहले मात्राएं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 तो इंद्र वज्रा होता है। उपेंद्र वज्रा भी हो सकता है इसमें, मगर क्या कह रहा है 1 2। हाँ इसमें इंद्र वज्रा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हाँ इंद्र वज्रा है। 11 वर्ण होते हैं ना इसमें। मात्रिक छंदों के में मात्रा कितने प्रकार की होती है, मात्रा तो 2 प्रकार की होती है ना। आंसर है 20 का। निम्न में से कौन मात्रिक छंद है, कह रहा है। देखिए मात्रिक छंद दोहा भी है, रोला भी है, चौपाई भी है। चौपाई में होती हैं 16, दोहे में होती हैं 13 11 और रोले में होती हैं 24। ये सभी होती हैं। डी होना चाहिए इसका आंसर। अगला प्रश्न, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है। अच्छा मात्रिक छंद पूछ रहा है। दोहा रोला सोठा ये ना, चौपाई दोहा रोला सी है आंसर। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर तो तजी डारो। देखते हैं इसमें कौन सा होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो 23 किस में होगा, दोहे में तो नहीं होता है, बर में भी नहीं होता है, कवित्व में भी नहीं होता है, सवैया में होता है। ये वार्णिक छंद है ना, तो इसीलिए हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा जो डिटेल दिया गया है उसे हम पढ़ सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में सवैया छंद है और एक वार्णिक समृद्ध छंद है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो वार्णिक समृद्ध छंद है। 22 से लेकर 26 अक्षर तक हो सकते हैं इसमें, तो इसे देख लीजिएगा आप। नहीं महाब्रज वहाँ भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जानो। क्या कह रहा है, भाषा प्रवीण सुंदर। अच्छा ये है किसका कह रहा है ना, तो ये ब्रजनाथ का है भैया। आंसर होना चाहिए इसका ए।
मात्रिक, अरे भाई दिख गया ना, मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। विषम संयुक्त छंद कह रहा है ना, मात्रिक होना चाहिए और विषम होना चाहिए, संयुक्त छंद होना चाहिए। तो सोरठा तो नहीं है, हरिगीति का भी नहीं है, मात्रिक विषम संयुक्त छंद, विषम संयुक्त छंद कह रहा है, तो इसमें तो कुंडलिया दो हैं, इसमें दोनों के दोनों हैं, बी और ए भी है ना चाहिए इसमें। कैसे? और रोला उलाला छप्पा भी तो होता है, ए भी तो है, होना चाहिए इसका आंसर। दोहा रोला कुंडलिया रोला उलाला छप्पा है। इसमें क्या डिटेल दिया गया है इसमें देख लीजिए आप लोग, मगर मेरे हिसाब से इसको दोनों होना चाहिए था। इसमें क्या कह रहा है, अरे फिर से दिख गया ना यार। इसमें किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द समान होते हैं? तो कुंडलिया में होते हैं। कैसे? कुंडलिया में दोहा और रोला होते हैं ना, दोहा आता है पहले फिर रोला आता है, दोहे में इसीलिए समान होते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अब ज़्यादा डिटेल में बताने लगूंगा तो पूरा टाइम निकल जाएगा इसी में। सरसी छंद में होता है, तो सरसी छंद 27 मात्राएं का होता है सरसी छंद, और 16 और 11 पर यति भी होता है। अंत में अब मुझे ये पता नहीं है कि अंत में गुरु लघु होता है या लघु गुरु होता है। आंसर ए और डी में कन्फ्यूजन है, डी है आंसर इसका। मुझे भी याद करने में, मैं भी याद कर लूँगा इसको कि इसका आंसर क्या है, डी है इसका आंसर। गुरु और लघु होता है ना सरसी में। अच्छा, अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप क्या है? एक छंद है भैया, अनुष्टुप एक छंद है अनुष्टुप। घनाक्षरी भी एक वार्णिक छंद है ना, वार्णिक है, मात्रिक कहाँ से घनाक्षरी? छप्पे में होते हैं, छप्पे में प्रथम 4 चरण रोला के, अंतिम 2 चरण उल्लाला के। छप्पे होता है दोहा सोठा उल्लाला, दोहा रोला कुंडलिया होता है, और रोला और उल्लाला छप्पे होता है। तो आंसर इसका ए होना चाहिए, क्योंकि रोला में 4 चरण होते हैं ना, उल्लाला में 2 होते हैं। अब आप इसको देख सकते हैं क्या डिटेल दिया गया है। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? तो 4 से अधिक चरण छप्पे में होते हैं ना, दोहा रोला कुंडलिया रोला उल्लाला छप्पे। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तक किस छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है? मुक्तक कवित्व है उनका तो प्रिय, इसीलिए डी है आंसर। अब ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, हिंदी जाति छंद मानते हैं, कवित्व को हिंदी का जाति छंद मानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना दोहा चौपाई शैली में हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। अलंकार आ गया, बहुत मज़ा आने वाला है अलंकार को, अगर आप देखना चाहें तो, टाइम तो अभी है ही, तो अलंकार देख लेते हैं भैया। अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है, देखिए सही नहीं है। अलंकारों में काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, ठीक हो गया। अलंकारों के बिना काव्य संभव नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है, नहीं है कह रहे हैं ना। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, अलंकारों में से काव्य में रोचकता और प्रभाव सही नहीं है कह रहा है, संभव। तो आंसर बी होना चाहिए मेरे से, सी कैसे आ गया यार? क्या कहना चाह रहा है? अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते बल्कि काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो इसके बिना, अलंकारों के बिना काव्य संभव नहीं है, ये भी तो गलत होना चाहिए। अब इन्होंने क्या दे रखा है थोड़ा सा डिटेल, इसमें मुझे डाउट है, आप लोग भी देख लीजिए इसको। हाँ, काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं कर सकता, सी भी होना चाहिए इसका, मगर बी भी होना चाहिए, 2 आंसर होने चाहिए इसके। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? अच्छा, अलंकार भेद नहीं है तो शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, उभयालंकार है। ये छंदालंकार कोई अलंकार ही नहीं होता है, आंसर होना चाहिए इसका बी। अच्छा, अनुप्रास अलंकार आगे, तो इसमें सब अनुप्रास के ही दिए होंगे, ये बड़ा थोड़ा डिटेल गड़बड़ है। इसमें से अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छांटिए। अच्छा, शब्द के प्रारंभ में अथवा अंत में वर्ण की आवृत्ति, ठीक है। एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार, ठीक है। पंक्ति में संपूर्णता आवृत्ति,
एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने, ये तो ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से ना पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति ये होना चाहिए, मगर पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति भी होता है लाटा अनुप्रास में। आंसर सी है ना इसका। सो सुख सुजन सुलभ मोहि स्वामी, तो इसमें तो रूपक ही होगा। 100 है, नहीं सॉरी अनुप्रास होगा। और अनुप्रास में देखिए इसके 5 भेद हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। 5 भेद पूछा जा सकता है। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। देखिए अंत्यानुप्रास तो सभी को अंत्यानुप्रास कह सकते हैं, इसीलिए अंत्यानुप्रास नहीं पूछा जाता है, क्योंकि सभी के अंत में लगभग तुक बैठता है। तो श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है, जैसे चौ से कोई बातें की जाए, चौ वर्ग से सब आ रहे हैं, तो इसीलिए चौ वर्ग के ही जो उसमें आएंगे वर्ण, तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होगा। लाटानुप्रास में पूरा का पूरा जो वाक्य, पूरा का पूरा वाक्य और पूरी की पूरी लाइन भी उसे वो कर सकते हैं, दोबारा लिखी जा सकती है। वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है कि एक वर्ण एक से अनेक बार आता है, एक वर्ण अनेकों बार आता है, वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। छेकानुप्रास ऐसा होता है जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति क्रमतः और स्वरूपतः एक बार होती है। तो आप लोग इसको डिटेल इसके देख सकते हैं। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर तो अनुप्रास अलंकार ही होता है। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक का हेतु। अब देखिए इसमें पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक का हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक का हेतु कह रहा है, अनुप्रास अलंकार है। इसमें भी कौन सा अनुप्रास अलंकार है, लाटा अनुप्रास है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके डिटेल को आप लोग देख सकते हैं अवश्य। देखिए पूरी पंक्ति हो रही है और इसका पूरी पंक्ति का रिपीटिशन हो रहा है। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं। देखिए मगर इसमें क्या कह रहा है, इसमें अल्प विराम लगा रहता है ना। देखिए यहाँ पर अल्प विराम लगा है और यहाँ पर अल्प विराम लगा है, तो क्या हो गया, लाटा अनुप्रास होगा। पूरे उसकी आवृत्ति हो रही है ना पूरी पंक्तियों की। जानी तू जननी भई, जननी तू जननी भई, सॉरी हाँ, जननी तू जननी भई विधि सब कुछ न बसिया, जननी तू जननी भई। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, छेका नहीं होगा, एक बार कहाँ हो रहा है इसमें। वृत्त्यानुप्रास नहीं होगा क्योंकि चौ छौ जौ झौ जौ जौ का ही आ रहा है ना। तो जननी तू जननी भई, इसमें लाटा अनुप्रास होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ देखिए बता रहा है ना, जब एक शब्द या वाक्यखंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय के भेद से लाटानुप्रास अलंकार होता है। अब ये तो तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इसमें है वृत्त्यानुप्रास। देखिए ना तो कितनी बार आवृत्ति हुई तो की, तो वृत्त्यानुप्रास है ना। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ कौन सा होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है। आगे आप लोग देख सकते हैं यमक, अब बता भी दिया इसने, यमक अलंकार है। सूर सूर तुलसी शशि उड़गियन केशवदास अब के कवि खगोत्सम। देखिए इसमें सूर सूर 2 बार आ रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो एक बार सूर का अर्थ सूर्य से है, एक बार सूर का अर्थ सूरदास से है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। इसके डिटेल को आप लोग देख सकते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, अगर ना इसमें तो है यमक अलंकार, कनक कनक 2 बार आगे ना। अगर इसमें इस प्रकार से दिया होता कि वाह खाए बोराए जग वाह पाए बोराए, तो इसमें व्यतिरेक अलंकार हो जाता। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसमें 2 के 2 पंक्तियाँ दी गई होती और यमक नहीं दिया होता तो व्यतिरेक अलंकार होना चाहिए था। कनक कनकते सौगुनी कितनी बार पूछा गया यमक के बारे में, ऐसी पंक्तियाँ बहुत बार पूछी जाती हैं जहाँ शब्दों शब्दांशों या वाक्यों की आवृत्ति हो किंतु उसके अर्थ भिन्न हो। देखिए अर्थ भिन्न होते हैं उसमें, तो क्या होता है वहाँ यमक होता है। शब्दों या शब्दांशों वाक्यांशों की आवृत्ति होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। तरणी के ही संग
तरल तरंग में, तरणी डूबी ही हमारी। देखिए तरणी दो दो बार आया ना, तरणी, तो यमक अलंकार होगा यहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण है यमक अलंकार, उसे याद कर लीजिएगा। खग कुल 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 सा बोल रहा, देखिए यहाँ पर कुल कुल सा बोल रहा, तो इसमें क्या है, यमक अलंकार है। सीधे से आगे, तो पर वारू उर्वशी, देखिए उर्वशी है, यहाँ भी उर्वशी है, उर्वशी है, 3 जगह उर्वशी है, यमक अलंकार हो गया यहाँ पर। सीधे सीधे ऐसा लगाना ना। और सुजान, सुजान भी 2 बार दिया गया है, इसीलिए और भी ज़्यादा देखना है तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं इसको। श्लेष, अरे भैया श्लेष भी दे दिया है ये अलंकार। चिरजीवो जोरी जोरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो इसमें होगा श्लेष अलंकार, क्योंकि वृषभानुजा के 2 अर्थ निकलते हैं ना। क्या, एक तो वृषभानुजा मतलब वृषभानु की पुत्री राधा, और एक वृषभानु वृषभ की बहन, ऐसा कह सकते हैं ना, गाय। और हलधर के वीर से, एक हलधर के वीर उनको कहा जाता है कृष्ण के बलदाऊ भैया, और हलधर के वीर मतलब उसको कहा जाता है क्या बोलते हैं उसे, बैल को। हाँ, तो श्लेष अलंकार होगा। और श्लेष में भी इसमें शब्द शक्ति कौन सी होगी, इसमें शब्द शक्ति होगी शाब्दी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। हमने पढ़ा था ना, जिस काव्य पंक्ति में प्रस्तुत किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, पंक्ति में अलंकार होता है। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ तो श्लेष होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। श्लेष अलंकार होता है, क्या होता है, शब्दालंकार है श्लेष अलंकार। निम्नलिखित में से प्रयुक्त पंक्ति अलंकार बताइए। अच्छा, तो निम्न रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंज समीर, कुंजर कुंज समीर। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, कुंजर कुंज समीर का अलग अलग अर्थ लिया गया है, इसीलिए इसको आप लोग याद कर सकते हैं। इसमें देख लीजिए, पहले समीर शब्द का अर्थ मदमस्त आदि, दूसरे समीर कुंजर कुंज समीर, देखिए ना, यहाँ पर पूछा गया है इसके बारे में। तो आगे हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे अगली वीडियो में। तो आपको कैसा लगा वीडियो, ये बताइए आपने कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।